हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो कि पॉलिटी की होगी, यूपीएससी 2025 के लिए। इसमें हम वो सारे चैप्टर्स कवर करेंगे जो कि हमारे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। पॉलिटी एक बहुत बड़ा वेटेज रखता है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में। हर साल यहाँ से प्रीलिम्स में लगभग 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 7 से 8 क्वेश्चन लगभग मेंस में पूछे जाते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल बेसिक से पॉलिटी को। तो सबसे पहले आज हम हमारा जो फर्स्ट चैप्टर होने वाला है पॉलिटी का, वो है बेसिक्स एंड फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉलिटी वर्ड का मीनिंग क्या होता है। पॉलिटी जो वर्ड है वो एक पॉलिटिकल सिस्टम से डील करता है, किसी भी स्टेट के पॉलिटिकल सिस्टम से डील करता है पॉलिटी वर्ड। इसके बाद पॉलिटिक्स जो आता है, पॉलिटिक्स वर्ड किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी से डील करता है। जो भी किसी भी सोसाइटी को गवर्न करने के लिए हम एक्टिविटी करते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटी, उसे हम पॉलिटिक्स कहते हैं। और पॉलिटिकल साइंस एक सब्जेक्ट है जो कि बहुत सारी वेरियस फील्ड्स को, सब फील्ड्स को कंप्राइज करता है। जैसे हमारा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, या पॉलिटिकल इकोनॉमी हो गया, या फिर पॉलिटिकल मेथडोलॉजी हो गया। अब जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। देखिए, किसी भी कंट्री को चलाने के लिए हमें कुछ बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस की ज़रूरत होती है, जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे और सारी चीज़ें ठीक तरीके से हो पाएं। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस, हम जो फंडामेंटल रूल्स होते हैं उन्हें हम एक उनका एक सेट बनाते हैं जो ये डिटरमाइन करता है कि कैसे कोई कंट्री रन करेगी, कैसे कोई स्टेट या कंट्री रन करेगी। उसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया के लिए, इंडिया को रेफर करने के लिए स्टेट वर्ड यूज हुआ है, कंट्री वर्ड यूज नहीं हुआ है। कंट्री का मतलब होता है किसी भी ज्योग्राफिकल टेरिटरी को डिटरमाइन करना, और स्टेट वर्ड हम जब यूज करते हैं जब हम पॉलिटिकल सेंस में किसी कंट्री की बात कर रहे होते हैं। थोड़ी सी बेसिक जानकारी ले लेते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जब अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हाल ही 25 पार्ट्स हैं, टोटल 12 शेड्यूल्स हैं और 448 आर्टिकल्स हैं। लगभग अभी तक 105 अमेंडमेंट्स किए जा चुके हैं। इसके बाद अगर हम देखें, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ था तो जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें तब टोटल 22 पार्ट्स थे, 8 शेड्यूल थे एंड 395 आर्टिकल्स थे। तो बाद में फर्दर जब चेंजेस हुए तो ये 25 पार्ट्स हो गए, 8 शेड्यूल से 12 शेड्यूल हो गए एंड 395 आर्टिकल से लगभग 448 आर्टिकल्स अभी तक इसमें इंक्लूड किए जा चुके हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये मैंने आपको जानकारी दे दी, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। अब हम ये फीचर्स को एक एक करके पढ़ेंगे। अभी मैं आपको थोड़ा सा इसको मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करूंगा। इसके बाद हम एक एक फीचर्स को क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला फीचर जो है वो है हमारा फाउंडेशन। इसे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम कॉर्नर स्टोन ऑफ द नेशन भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं इसको मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। दूसरा फीचर है
ये वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। इसको कॉस्मोपॉलिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। मतलब ना तो ये टोटली इंडिजीनियस है, ना तो इसमें टोटल इंडिया की सारी चीजें ली गई हैं, ना ही ये फॉरेन रूटेड कॉन्स्टिट्यूशन है। मतलब ना ही इसमें सारी फॉरेन मतलब जो अदर कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन है उनसे सारी चीजें ली गई हैं। इसको हमने एक मिक्स्ड वे में फॉर्म किया है। ये कोऑपरेटिव और असिमेट्रिकल फेडरलिज्म को फॉलो करता है। असिमेट्रिकल फेडरलिज्म का मतलब होता है, आपने एक वर्ड सुना होगा, डिवीजन ऑफ पावर। डिवीजन ऑफ पावर का मतलब होता है कि जब हम गवर्नमेंट की पावर को वर्टिकल वे में डिवाइड करते हैं, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट्स होते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन या म्युनिसिपैलिटी और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। इसके बाद पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी और जुडिशियल रिव्यू, ये भी हमारे एक कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर है। पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी का मतलब ये है, पार्लियामेंट्री और जुडिशियल सुप्रीमेसी में हमेशा एक बैलेंस बनाकर चलता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये है कि अगर कोई पार्लियामेंट लॉ बनाता है, अगर वो किसी भी तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को या कोई भी आर्टिकल को वायलेट करता है या किसी भी सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, तो जुडिशरी हमारी क्या करेगी, उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर मॉडल फॉलो करता है। अब यहां पर लिखा हुआ है इंडियन सेक्युलरिज्म। इंडियन सेक्युलरिज्म का मतलब ये है, सेक्युलरिज्म वर्ड का मतलब हम समझें तो सेक्युलरिज्म वर्ड का मतलब ये है कि पंथ निरपेक्षता। मतलब कि कोई भी नेशन का या स्टेट का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता, लेकिन हमारा आर्टिकल 25 ये कहता है कि इंडिया में सारे ही रिलीजन इक्वल हैं, सभी को इक्वल स्टेटस दिया गया है। हमारा जो 7th फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये है कि हमें या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या करता है, कुछ राइट्स देता है। और वो राइट्स दो टाइप के हैं, एक फंडामेंटल राइट्स हैं और कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं जिनको हम लीगल राइट्स भी कहते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब होता है कि जब हम अपनी पावर्स को क्या करें, हॉरिजॉन्टल वे में डिवाइड करें। गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम होता है लॉ को फॉर्म करना, एग्जीक्यूटिव का काम होता है लॉ को इंप्लीमेंट करना। जो भी लेजिस्लेचर लॉ बनाता है उसको एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंट करता है। जुडिशरी का काम होता है, पहला फंक्शन जुडिशरी का ये है कि अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच, तो इसको सेटल करने का काम कौन करेगा, जुडिशरी करेगी। दूसरा अभी मैंने फंक्शन आपको बताया कि अगर हमारा लेजिस्लेचर कोई भी ऐसा लॉ बनाता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को डिसओबे करता है, तो जुडिशरी उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देती है। 9th फीचर है हमारा लिविंग डॉक्यूमेंट है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लिविंग डॉक्यूमेंट का मतलब ये है कि हम अगर जो भी फ्यूचर में जैसी भी परिस्थिति हो, इसमें हम कुछ बदलाव कर सकते हैं। यहाँ पर आर्टिकल 368 जो है वो हमें क्या देता है, अमेंडमेंट के प्रोविजन देता है, आर्टिकल 368। इसके बाद हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का भी क्या रखा है, कॉन्सेप्ट रखा है। मतलब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब यह होता है कि जो भी एडल्ट्स हैं हमारे यहाँ 18+, वो किसी भी पार्टी को वोट कर सकते हैं। इसके बाद हम अब डिटेल में एक एक फीचर को जानेंगे। अभी मैंने आपको सारे फीचर्स का ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया। सबसे पहला फीचर है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड का सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है।
ये कॉम्प्रिहेंसिव भी है और इसमें सारी चीजें बड़ी ही डिटेल्ड वे में दी गई हैं। अगर और दूसरी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से अगर हम कंपेयर करें तो ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 128 आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 7 आर्टिकल्स हैं। कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन में 147 आर्टिकल्स हैं और साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन में केवल 250 आर्टिकल्स हैं, 53 आर्टिकल्स हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जब ओरिजिनल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप देखेंगे तो उसमें आपको 395 आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल्स देखने को मिलते हैं। प्रेजेंटली ये 448 आर्टिकल्स हो गए हैं, कुछ अमेंडमेंट्स किए गए हैं। इसके बाद 25 पार्ट्स हैं और प्रेजेंटली अभी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 12 टोटल शेड्यूल हैं। आइए कारण जानते हैं कि ये जो इतना एलिफेंटाइज साइज है उसके क्या रीजन है। तो देखिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एलिफेंटाइन साइज बनाने में। सबसे पहला ये है कि यहाँ पर अलग अलग चीजें हमने दूसरे कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो की हैं। जैसे जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो हमारा यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से आया है। इसके बाद जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं, डीपीएसपी जिनको हम कहते हैं, वो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई हैं। ऐसे ही इमरजेंसी प्रोविजन जो हैं वो हमारे जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से आए हैं। ये सारी चीजें हमने इसीलिए ली जिससे कि हम सारे जो डिफेक्ट्स और लूपहोल्स हैं उनको अवॉइड कर सकें। इसके बाद जो नेक्स्ट रीजन है हमारा वो ये है कि ये एक सिंगल डॉक्यूमेंट ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि सारे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस को और प्रोसीजर्स को इसमें मेंशन करता है। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ फंडामेंटल प्रोविजंस जो कि गवर्नमेंट के फंडामेंटल प्रोविजंस हैं वो दिए गए हैं, जबकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस भी बिल्कुल डिटेल्ड वे में और बिल्कुल तरीके से डिटेल्ड वे में दिए गए हैं। जैसे कि आप देखेंगे आर्टिकल 22 हमारा प्रिवेंटिव डिटेंशन का प्रोविजन इसमें बताता है। क्या होता है ये प्रिवेंटिव डिटेंशन, जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तब मैं आपको बिल्कुल डिटेल में कवर कराऊंगा। इसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है वो है हमारा ज्योग्राफिकल फैक्टर। ज्योग्राफिकल फैक्टर का मतलब ये है कि आप जानते हैं इंडिया जो है एक वास्ट कंट्री है और इसी के साथ साथ इसमें डाइवर्सिटी भी बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करती है, विविधताएं बहुत हैं। अगर आप थोड़ी दूरी पर जाएंगे आपको एक अलग लैंग्वेज देखने को मिलेगी, अलग अलग धर्म और जाति के लोग रहते हैं। अब उनके इंटरेस्ट के हिसाब से इसका इतना ज्यादा बल्कि नेचर है क्योंकि हर एक सेक्शन सोसाइटी के हर एक सेक्शन को ध्यान में रखते हुए इसमें हर एक सेक्शंस के लिए क्या किए गए हैं, अलग अलग प्रावधान दिए गए हैं। जैसे हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 14 जो है वो प्रोविजन बताता है किसके बारे में, SC STs एंड OBC के बारे में। ऐसे ही पार्ट 18 जो है वो इमरजेंसी प्रोविजन इसमें मेंशन किए गए हैं। आइए थोड़े और कारण जानते हैं कि और अदर रीजंस क्या हैं इसके इतना बड़ा होने के लिए। देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर गवर्नमेंट के लिए और स्टेट गवर्नमेंट के लिए एक ही सिंगल डॉक्यूमेंट है, जबकि अदर कंट्रीज में ऐसा नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन है और स्टेट गवर्नमेंट के लिए कुछ अलग डॉक्यूमेंट्स हैं। अदर फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जिनको स्पेशल स्टेटस दिया गया है। जैसे कि अभी लोकसभा के इलेक्शन होने के बाद तमिलनाडु और बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस की मांग हो रही थी। ऐसे ही पहले ही हमने नागालैंड को एक स्पेशल स्टेटस की कैटेगरी में रखा है। तो इस वजह से भी हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इतना बल्कि हो जाता है। सेंटर स्टेट रिलेशन यहाँ पर दिए गए हैं। आप यदि देखेंगे तो 7th शेड्यूल में आपको देखने को मिलेगा 3 लिस्ट, जिसमें हम पढ़ते हैं
यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। ये तीनों ही लिस्ट में अलग अलग सब्जेक्ट दिए गए हैं। यूनियन लिस्ट में हमें वो सब्जेक्ट दिए गए हैं जिन पर यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी। स्टेट लिस्ट में हमें वो सब्जेक्ट रखे हैं हमने जिस पर हर एक राज्य की स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी। और कंकरेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट रखे गए हैं जिन पर यूनियन गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है। यहां पर जस्टिसिएबल एंड नॉन जस्टिसिएबल राइट्स भी दिए गए हैं, हिस्टोरिकल फैक्टर्स भी हैं। ऐसा कहा जाता है कि आर्टिकल जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था उसका भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। कई जगह तो आपको ये भी देखने को मिल जाएगा कि बहुत से जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने इसे ये भी कहा है कि ये कार्बन कॉपी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में जो लीगल न्यूमिनरीज हैं उनका भी डोमिनेंस देखने को मिल जाता है। अब हमारा जो नेक्स्ट फीचर है वो है फेडरलिज्म। आइए मैं आपको बताता हूं फेडरलिज्म के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फेडरलिज्म का मतलब होता है कि गवर्नमेंट की कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि सोसाइटी को रन करने के लिए की जाती है थ्रू वेरियस इंस्टीट्यूशन। अभी मैंने आपको बताया सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब होता है कि जब हम गवर्नमेंट्स की पावर को गवर्नमेंट की पावर को जब हम डिवाइड करते हैं वर्ट हॉरिजॉन्टल वे में, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम होता है मेकिंग ऑफ लॉ का, वहीं एग्जीक्यूटिव इन लॉस को या पॉलिसीज जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उनको इंप्लीमेंट करने का काम करता है, और जो जुडिशरी है वो डिस्प्यूट सेटलमेंट का काम करती है। अगर आप टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट देखें विद रिस्पेक्ट टू पावर तो हमें देखने को मिलता है यूनिटरी गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट या कन्फेडरल गवर्नमेंट। यूनिटरी गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कि पावर जब एक ही सेंटर में रिसाइड करती है तो इसे हम यूनिटरी गवर्नमेंट कहते हैं। जैसे यूके और इजराइल। इसकी खास बात यह है कि इसमें जो स्टेट्स होती हैं वो सबऑर्डिनेट होती हैं किसकी? प्राइमरीली सबऑर्डिनेट होती हैं सेंटर की। फेडरल गवर्नमेंट होती है जिसमें टू सेंटर्स होते हैं, इसको हम फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं। जैसे इंडिया और यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्विट्जरलैंड, ये फेडरल गवर्नमेंट के टाइप्स हैं, फेडरलिज्म के एग्जाम्पल हैं। कन्फेडरल गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कि जब पावर को हम मल्टी लेवल पर डिवाइड कर देते हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन हो गया, ब्रेग्जिट हो गया, ये सब कन्फेडरल गवर्नमेंट के एग्जाम्पल्स हैं। अब यदि हम गवर्नमेंट को क्लासिफाई करते हैं विद नेचर ऑफ एग्जीक्यूटिव, तो दो टाइप की हमें गवर्नमेंट देखने को मिलती हैं, जिसमें एक है हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसका मतलब ये होता है कि जो एग्जीक्यूटिव होती है वो पार्लियामेंट के द्वारा फॉर्म की जाती है, इसको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं। ये इंडिया में भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कि जो एग्जीक्यूटिव है वो डायरेक्टली लोगों के द्वारा इलेक्ट होकर आती है, इसमें उसको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये भी होता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट है वो प्रेसिडेंट होता है, लेकिन वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट नहीं होता। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट दोनों का हेड क्या होता है? प्रेसिडेंट होता है। इंडिया के बारे में जानते हैं कि इंडिया किस टाइप का फेडरल गवर्नमेंट रखता है। तो देखिए, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बताता है। फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या है, इसके फीचर्स क्या है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में? जैसे डिवीजन ऑफ पावर। डिवीजन ऑफ पावर मैंने आपको बताया
कि जब हम पावर को वर्टिकल वे में डिवाइड करते हैं तो उसे डिवीजन ऑफ पावर कहते हैं। हमारे यहाँ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, फेयर एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, डुअल आइडेंटिटी है। डुअल आइडेंटिटी का मतलब ये है कि जैसे अगर कोई व्यक्ति इंडिया का सिटीजन है तो वो इंडिया की आइडेंटिटी तो रखता ही है, साथ में वो क्या करता है, वो अगर एमपी का रहने वाला है, मध्य प्रदेश का, तो वो मध्य प्रदेश की भी आइडेंटिटी रखता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि मैंने सिर्फ डुअल आइडेंटिटी की बात की है, डुअल सिटीजनशिप की बात नहीं की। डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। इसके बाद डिवीजन ऑफ पावर को अगर हम देखें तो डिवीजन ऑफ पावर का मतलब होता है कि हमारा आर्टिकल 245 आर्टिकल जो है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो ये कहता है कि पार्लियामेंट चाहे तो पूरी कंट्री के लिए या फिर किसी भी पार्ट के टेरिटरी, इंडिया की टेरिटरी के किसी भी पार्ट के लिए लॉ बना सकती है। लेकिन स्टेट ऐसा नहीं कर सकती। स्टेट सिर्फ अपने रिस्पेक्टिव टेरिटरी ऑफ स्टेट के लिए ही क्या बनाएगी, लॉ बनाएगी। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि हमारे यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत ही कोडिफाइड फॉर्म में दिया गया है, सारे आर्टिकल मेंशन है, हर एक चीज के लिए अलग अलग प्रोविजन दिए गए हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो फेयर एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। फेयर एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब ये है कि अगर कोई भी जुडिशरी डिसीजन देगी तो उसमें एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव की ब्रांच, गवर्नमेंट की लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव की जो ब्रांचेस हैं वो इंटरफेयर नहीं कर सकती, कोई भी इंटरवीन नहीं करेंगे। इसीलिए इसको इंडिपेंडेंट जुडिशरी कहा गया है। और रिसेंटली इंडिया की जो जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट है, उसने कुछ ऐसे जजमेंट भी पास किए हैं जिसमें उसने अपने आप को शो किया है कि वो इस समय बहुत पावरफुल जुडिशरी और एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी के रूप में उभर कर आई है। आर्टिकल 50 जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि डीपीएसपी के पार्ट में आता है, ये बताता है कि स्टेट्स को डायरेक्शन दिए गए हैं कि वो जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखे एग्जीक्यूटिव से, पर्टिकुलरली इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स। मतलब अगर जजेस का अपॉइंटमेंट हो रहा है तो एग्जीक्यूटिव उसमें कोई भी इंटरवीन नहीं कर सकती। यहां पर डुअल आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट है। डुअल आइडेंटिटी अभी मैंने आपको बताया, सेंटर एंड स्टेट की अलग अलग आइडेंटिटी है, लेकिन यहां पर आपको सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। अगर मैं कहूं कि मैं कहां का नागरिक हूं, तो मैं इंडिया का नागरिक हूं, मैं इंडिया का सिटीजन हूं। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं इंडिया का भी सिटीजन हूं और एमपी का भी सिटीजन हूं। अगर कोई भी सिटीजन है, चाहे वो किसी भी स्टेट से बिलोंग करता हो या किसी भी जगह इंडिया के किसी भी स्टेट में बॉर्न हुआ हो, पैदा हुआ हो, सभी को सेम पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स दिए गए हैं और इसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई भी भेदभाव आपको देखने को नहीं मिलता है। अगर हम कंट्रीज जैसे यूएसए की बात करें तो हर एक पर्सन को, वो यूएसए का सिटीजन है, ईच पर्सन इज नॉट ओनली अ सिटीजन ऑफ यूएसए, हर एक कोई भी पर्सन यूएसए का सिटीजन नहीं है, बट ऑल्सो सिटीजन ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट टू विच ही बिलोंग्स। मतलब यूएसए का सिटीजन तो है ही, लेकिन वो जिस स्टेट से बिलोंग करता है उसका भी सिटीजनशिप है। कहने का मतलब ये है कि वहां पर डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जाता है यूएसए में। यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी भी है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जो जुडिशरी है, ये हमारे एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं, लेकिन है ये सारे इंडिपेंडेंट बॉडीज, मतलब एक दूसरे को बैलेंस करने का भी काम करते हैं और ये इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। स्टेट और सेंटर की भी कोऑर्डिनेटिंग एजेंसीज हैं, जैसे फाइनेंस कमीशन हो गया हमारा,
आर्टिकल 280 में, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। फाइनेंस कमीशन का काम क्या है, वैसे अभी आपको मैं अगर बताऊं थोड़ा सा ब्रीफली, तो फाइनेंस कमीशन ये बताता है कि किसी भी स्टेट को कितना फंड एलोकेट किया जाएगा। आर्टिकल 263 में इंटर स्टेट काउंसिल की भी बात की गई है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, मैं आपको एक बार रिवीजन करा दूं अपने क्या क्या हमने देखा। सबसे पहले हमने बात की पॉलिटी की। पॉलिटी क्या है? पॉलिटी एक ऐसा वर्ड है जो कि पॉलिटिकल सिस्टम से, किसी भी स्टेट के पॉलिटिकल सिस्टम से डील करता है। पॉलिटिक्स एक एक्टिविटी है जो कि किसी भी सोसाइटी को गवर्न करने के लिए की जाती है। पॉलिटिकल साइंस एक सब्जेक्ट है जो कि बहुत सारी वेरियस फील्ड्स को इंक्लूड करता है, जैसे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, पॉलिटिकल इकोनॉमी हो गया, पॉलिटिकल मेथोडोलॉजी हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी बुक है या एक ऐसा सेट ऑफ फंडामेंटल रूल्स है जो कि बताता है कि कोई भी स्टेट या कंट्री किस तरीके से रन करेगी। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ मैंने आपको बेसिक जानकारी दी, जिसमें अभी के समय 25 पार्ट्स हैं, 12 शेड्यूल हैं, 448 आर्टिकल्स हैं। ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर 98 अमेंडमेंट्स नहीं है, लगभग 105 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में देखें हम तो 22 पार्ट्स थे, 8 शेड्यूल थे और 395 आर्टिकल्स थे। इसके बाद हमने डिस्कस किए कुछ फीचर्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। फीचर्स में मैंने आपको बताया कि कॉर्नर स्टोन ऑफ द नेशन है, लेंथी भी है, कॉस्मोपॉलिटन है, मतलब ना तो टोटल इंडिजीनियस है ना ही फॉरेन रूटेड है, असिमेट्रिकल फेडरेशन है, मतलब हर एक स्टेटस ऑफ यूनिट्स जो है इक्वल नहीं है। कहने का मतलब ये है कि सेंटर को ज्यादा पावर है, स्टेट्स को उतनी पावर नहीं दी गई है। पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी और जुडिशियल रिव्यू है, मतलब पार्लियामेंट में और जुडिशरी में एक बैलेंस है कि अगर कोई भी पार्लियामेंट के द्वारा ऐसा लॉ बनाया जाता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन को या आर्टिकल को किसी भी तरीके से डिसोबे करता है, तो पार्लियामेंट जुडिशरी उसको क्या करेगी? नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगी। इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म की बात की गई है हमारे यहाँ पर कि सभी जो रिलीजन है वो इक्वल स्टेटस रखते हैं। राइट्स 2 टाइप्स के हैं, लीगल राइट्स जिन्हें हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी कहते हैं, या फिर फंडामेंटल राइट्स। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब ये होता है कि जब हम पावर को डिवाइड करते हैं हॉरिजॉन्टल वे में, जैसे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। हॉरिजॉन्टल वे का मतलब ये है कि ये तीनों ही जो ऑर्गन है गवर्नमेंट के, वो इंडिपेंडेंट भी हैं और कोई इनमें छोटा या बड़ा नहीं है। लेकिन जब डिस्प्यूट अराइज होता है इन तीनों के बीच में, तो इसको सेटल करने का काम कौन करता है? जुडिशरी करती है। ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, मतलब इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा बेसिक स्ट्रक्चर। जब केशवानंद भारती केस आया तो सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया था कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़ करके हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट में अमेंडमेंट कर सकते हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। फिर मैंने आपको बताया फेडरलिज्म के बारे में। फेडरलिज्म में हमने देखा कि हम पार्लियामेंट को, फेडरलिज्म का मतलब होता है कि गवर्नमेंट की कोई भी एक्टिविटी जो कि गवर्नमेंट करती है सोसाइटी को गवर्न करने के लिए थ्रू वेरियस इंस्टीट्यूशन। फिर मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन है, लेजिस्लेटिव जिसका काम है लॉ मेकिंग का, एग्जीक्यूटिव उनको इंप्लीमेंट करने का लॉ को, जुडिशरी का काम है डिस्प्यूट को सेटल करने का। इंडिया के फेडरलिज्म के कुछ ये फीचर्स मैंने आपको से डिस्कस किए। इसके बाद मैंने फेयर एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी के बारे में आपको बताया, और इसके बाद ड्यूअल आइडेंटिटी और कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी के बारे में आपको बताया, जिसमें हमने फाइनेंस कमीशन को देखा और इंटर स्टेट काउंसिल को देखा। तो अभी आई होप आपको समझ में आया होगा, और यदि आपको कोई भी डाउट है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका डेफिनेटली आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। और ये तो फर्स्ट वीडियो थी, अभी आपको बहुत सारे ऐसे लेक्चर मिलेंगे जिसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट पॉलिटी से रिलेटेड क्लियर हो जाएंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिल सके।
सो थैंक यू सो मच। और मैं आपको एक और जानकारी दे दूं कि हमारा संडे रोज हर संडे एमसीक्यू का टेस्ट हुआ करेगा, तो आप उसमें भी ज्वाइन हुआ कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।